नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीपीएससी 2024 हिस्ट्री क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो आई विल से मॉडरेट है। सम क्वेश्चंस आर टफ आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मोस्ट मॉडरेट है। कुछ इजी भी हैं ऐसे तो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मॉडरेट। मतलब इजी नहीं होगा एग्जाम में सॉल्व करना, और एग्जाम टाइम में अगर उनको रखा जाए तो वो और टफ हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। और देखिए गाइस, they are very relevant, very much relevant for CSE 2025 के लिए, और लेटर अगले साल के लिए भी आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हैं अभी रिसेंट के, तो उनको करने प्रैक्टिस के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटीज एसोसिएशंस के ऊपर क्वेश्चन हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें PYQs वगैरह भी इंक्लूड किए हैं। तो मेरे चैनल पे, प्रेफिनिटी चैनल पे, आप कंसेप्ट यूपीएससी कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आप जाके टॉपिक वाइज करके छोटे छोटे टॉपिक में बनाता रहता हूँ, तो सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सब पढ़ते हैं, 1866 दादा भाई नरोजी की थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन नहीं पढ़ा हमने किसी ने भी, इंडियन सोसाइटी भी जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन पढ़ते हैं हम, ये 1876 की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। देखो, इसके इसके रिलेटेड एक 2019 में CDS में क्वेश्चन आया था। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, देन पूना सार्वजनिक सभा 1870। ये मैंने पहले से किताब अपनी बुक में लिख के रखता था, जब मैं हर बार रिवाइज करता था तो याद रहता था। 1884 मद्रास महाजन सभा, एंड देन 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 4 है। देन एक सिविल सर्विसेज 2017 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, जिसमें देखो राधाकांत देव बोल रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। सही है, ये गलत है। दूसरा, चट्टी नहीं है, चरलू है, कोई दूसरी चरलू है, आनंद आनंद चरलू करके मद्रास महाजन सभा में देखो तीन है। ये 1884 के आसपास बनी थी, और इसमें एक चरलू थी, एक अय्यर, और एक राघवा एम राघवाचार्यर करके हैं। देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, देखो इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुने। देखो, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से एक आ गया, एक CDS के पीवाईक्यू से। लेकिन देखो, इतने पीवाईक्यू करना भी बहुत मुश्किल है। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको बुक में मिल जाएगा ये, और आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक CDS 1 की PYQ कराए थे, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ये देखिए आप, हाँ, ये देखिए, इसमें मैंने CDS में जब कराया था, इसमें देखिए लंदन लैंड होल्डर सोसाइटी बॉम्बे एसोसिएशन 1852 जो आया था, देन लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चन 1866, देन इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875, इंडियन एसोसिएशन 1865, ये भी हमारा भी करंट क्वेश्चन का टॉपिक है। तो ये मद्रास महाजन सभा बॉम्बे ने एक समरी बना रखी है गाइस, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, पॉज करके ले लीजिएगा। होप आपने ले लिया होगा, आई होप। देखिए, ये CDS 1 2025 का एक क्वेश्चन है रिसेंट का, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं। देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव देवेंद्रनाथ टैगोर 1851 या 251 सही है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 सही है। बॉम्बे एसोसिएशन, देखिए बॉम्बे एसोसिएशन सुचेता कृपलानी दे रखा, नहीं दादा भाई नरोजी है, 1852 है। एंड देन जगन्नाथ सेठ है, और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876। तो सेम क्वेश्चन आ गया गाइस। देखो, वही क्वेश्चन है, एक 2018 में भी आया था लैंड होल्डर्स के लिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ऊपर, ये CSE का है। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है। देखो, CDS 2024 में भी आया था कि फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सही था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी सही था। और ये राइवल करके तीसरी स्टेटमेंट गलत दिया था, ओनली टू आंसर था इसका, CDS 1 2024। तो देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिसेंट के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको जरूर एक आध मिलेगा। अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन टफ था, मैं ये कहूंगा वेरी टफ। ये भी टफ था गाइस, ये इजी नहीं था, आई विल से मॉडरेट से टफ था। ये डिपेंड करता है किसी ने एग्जैक्ट थ्योरी पढ़ी हो तो। देखो, रॉयल इंडियन नेवी 1846 में सबको पता है, कैबिनेट मिशन भी 1846, ये भी 1846 है, और ये भी 1846 है। अब आप किसको सही मानेंगे, बताइए मुझे। किसी को भी आप, मतलब ये तो मतलब एकदम वैसा हो गया कि कर ही नहीं सकते। देखो, डाउट है इसमें भी लोगों को। मैं मेरे को देखो, ये मार्च में हुआ, फेब में हुआ था ये,
स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में हो गया था। कैबिनेट मिशन जो आया था पहले, ये मार्च में आया था, एंड देन मार्च से मई मान लीजिए, ये गवर्नमेंट लेट बनी थी थोड़ी, सितंबर के आसपास बनी थी, एंड देन जो अराइवल है यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दिल्ली में जो आया था वो जैन में आया था। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3 होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ऑफिशियल आंसर की में 4 देन 3 देन 4, 3 देन 2 एंड देन 1, ये आंसर दिया ऑफिशियल। पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आया था गाइस। तो आप लोग मुझे इसका सोर्स बताइएगा सर्च करके, जो भी लक्ष्य स्पेक्ट्रम है या फिर एनसीईआरटी है, जिसमें भी आपको मिले तो प्लीज सर्च करिएगा, सर्च इट एंड कमेंट करिएगा इसका सही आंसर, क्योंकि मुझे भी इसमें डाउट लग रहा है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट। देखिए ये पीवाईक्यू से आया, रिपीटेड है, बट ये भी टफ क्वेश्चन है गाइस, हिस्ट्री का जनरल, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के जो आते रहते हैं। देखो कह रहा है कि, लेकिन आप इसको है ना थोड़ा सा एलिमिनेशन वर्क करता है यहाँ पर। कह रहा है इट वाज बहराम जी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। कह रहा है बहराम जी मालाबारी है। देखो मैंने एक भी क्वेश्चन है ना एग्जाम से स्किप नहीं किया है, कि जो इजी क्वेश्चन है उसको हटा देता हूँ, जो टफ टफ क्वेश्चन उसको हटा देता हूँ, इजी इजी लगा के दिखा दूँ आपको। सारे लिए हैं मैंने, कुछ इजी भी होंगे कुछ टफ भी होंगे। देखो तो कह रहा है बहराम जी मालाबारी एक पारसी रिफॉर्मर थे, वो एडवोकेट किए थे, वो एडवोकेट, देखो कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है। कह रहा है एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। और आप दोनों पॉजिटिव करके डी मारेंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है गाइस। ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट, आंसर विल बी ए सी, ओनली वन। बट गाइस ये टफ क्वेश्चन था, मैं ये कहूंगा। बट एक देखो सीडीएस 2012 में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। देखो ही प्रपोजेड द थ्योरी ऑफ आर्टिक होम टू वेदा, सही है। ही फाउंडेड एंटी काउ किलिंग सोसाइटी, सही है। ही सेट अप होम रूल लीग एट पूना, सही है। इसने की थी होम रूल लीग पूना, सेंट्रल इंडिया में करी थी। और बताएंगे ना, जो सेंट्रल रीजन था ना उसमें इसकी थी, और उसकी जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग थी वो किसमें थी, वो मद्रास वाले रीजन की थी, बॉम्बे में थी, समझ रहे हैं, मुंबई में। और वो एक्सेप्ट महाराष्ट्र वाला था, एक्सेप्ट मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में तिलक वाला। तो वो इजी है, वो आप पढ़ लेना। देन ही सपोर्टेड एज, देखो इसमें ही सपोर्टेड और इसमें पूछा नॉट करेक्ट, और यही वाला आंसर नॉट करेक्ट। ही सपोर्टेड एज ऑफ कंसेंट बिल, नहीं, ही वाज अगेंस्ट एज ऑफ कंसेंट बिल। तो इसलिए ये सपोर्टेड, देखो सेम चीज पूछता है हर बार, कि इन्होंने अगेंस्ट थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ये पीवाईक्यू से था ये क्वेश्चन, बट आप पढ़ लीजिएगा आगे। देन गाइस, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। हाँ, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, इसके लिए मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं ढूंढा इसका। ये देखो सॉफ्ट है, that these Deshmukhs were not in favor of independent Maharashtra state and wanted to remain as feudal of। देखो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा, बट ऑफिशियल आंसर की में ए दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन मैं कहूंगा डाउटफुल, डाउटफुल एंड मुझे रॉन्ग लगा इसका आंसर, बिकॉज दीज देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट्स। वो इंडिपेंडेंट, तो हर कोई तो इंडिपेंडेंट तो चाहेगा ही, बट हो सकता है कुछ इश्यूज की वजह से नहीं चाहते होंगे, और इसलिए वो शिवाजी क्योंकि इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट चाहते थे और देशमुख नहीं चाहते थे, इसलिए इसका आंसर ए है। तो ये भी मैं कहूंगा कि टफ था, आप लोग एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाता किसी के लिए भी। देखो शिवाजी डिड नॉट फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल देशमुख, डिड फेस local chiefs who had significant regional powers देशमुख के पास, and then they were not always cooperative as they feared losing their autonomy। वो हमेशा कोऑपरेटिव नहीं थे, उनको लगता था कहीं उनकी ऑटोनॉमी ना चली जाए। और ब्रिटिश जो वो थे, मुगल्स, ये मराठा उसी के अंडर थे, फ्यूडल थे, तो हो सकता है कि ये सही होगा और आंसर ये हो सकता है। बट गाइस पहले पेज पे 4 क्वेश्चन हमने करे, 1 2 3 4, और चारों ही क्वेश्चन नॉर्मल नहीं थे, टफ थे। तो मैं कहूँगा कि ये जो कंसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन सीएससी में मोस्ट लाइकली है कि आ सकता है, और एसोसिएशन वाला तो आ ही सकता है। देखो चारों क्वेश्चन सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये भी गाइस टफ क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही टफ क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा हॉन्टेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है वेल्लोर म्यूटिनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेल्सिली। देखो बस आपको यही पता है एंग्लो नेपाली इस बार 1816 के आसपास हुई थी, बाकी आपको ज्यादा नहीं पता होगा कि वेल्सिली रिकॉल, देखो वेल्सिली का रिकॉल कब होगा, जब वेल्सिली गया होगा। वेल्सिली का टेन्योर था पहले 99, 1799 से 1805।
5 के बाद ही रिकॉल किया होगा, आफ्टर 5, आफ्टर 1805 क्या होगा, रिकॉल होगा। तो ये सोच सकते हैं कि ये 5 के आसपास होगा। और वेलोर म्यूटिनी इसके बारे में नहीं पता। देखो 4 लास्ट में 2 ऑप्शन में है, फिर भी आपके पास 2 रह जाते हैं, और ये 1805 में इनके बीच में गैप है, बट मैं ये कहूँगा कि ये टफ क्वेश्चन है। अब इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। देखो वेल्लोर मिटीनी 1806 में हुई थी, फर्स्ट मेजर सिपोय रिवोल्ट था, फर्स्ट मेजर रिवोल्ट था 1857 से पहले भी, प्री डेटिंग 1857। अकर्ड इन वेल्लोर फोर्ट तमिलनाडु में हुआ था, कॉज्ड बाय रिलीजियस इंटरफेरेंस, ड्रेस कोड बैनिंग की वजह से, हिंदू मुस्लिम्स के ड्रेस कोड की बैनिंग की वजह से सेपॉइज रिवोल्टेड एंड किलिंग 100 ब्रिटिश सोल्जर्स। बहुत बड़ी बात थी, क्विकली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस एंड सीन एज प्रीकर्सर ऑफ 1857, प्रीकर्सर। देन नाना फडणवीस की डेथ 1800 में हुई थी। ही वाज a key minister and statesman of Maratha Empire, maintained balance of power between Maratha chief and British. His death in 1800 created a leadership vacuum and internal power struggles. वीकेंड मराठा को वीक कर दिया इसने, वीकेंड दी मराठा लीडिंग टू ब्रिटिश एडवांटेज। और उसके बाद वेल्सले ने वहीं उसी टाइम पे सब्सिडरी अलायंस का प्रेशर डाल के ब्रिटिश मराठा में फिर वॉर हुई, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार। उसके कुछ दिनों पहले वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस करी थी, और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार लेटर हुई थी हेस्टिंग्स के टाइम पे। कह रहे लॉर्ड वेल्सले वाज ए गवर्नर जनरल 1798 से 1805। देखो यही था, 1798 से 1805। उसके बाद ही रिकॉल किया होगा। परस्यूज एग्रेसिव एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडरी अलायंसेस। हिज वॉर्स मराठा एंड मैसूर को खत्म ही कर दिया था उसने 1799 में, और टीपू सुल्तान को किल कर दिया था। एक्सपेंडेड ब्रिटिश कंट्रोल बट फाइनेंशियली बर्डनसम था, बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन था। वो ब्रिटेन में काफी क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज कॉस्ट की वजह से। बट देखो पैसा तो कहीं वहां से तो नहीं ला रहे थे ब्रिटेन से, पैसा तो हमारा ही उड़ाया जा रहा था, और फिर भी ब्रिटेन वाले क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि दे वांटेड आवर मनी। देन रिकॉल्ड इन 1805 में रिकॉल्ड कर लिया गया था। देन फाइनली ये तो सबको पता है, एंग्लो नेपाल इस बार इतना 1814 से 16 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गोरखा, इसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई थी। नेपाल लॉस्ट सिक्किम, कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन जो हमारे पास है उत्तराखंड के रूप में, एंड पार्ट ऑफ तेराई अलाउड ब्रिटिश रेसिडेंट इन काठमांडू। और ब्रिटिश रेजिडेंट को काठमांडू में अलाउ किया गया था, तेराई रीजन का भी कुछ पार्ट आ गए थे। गेव ब्रिटिश एक्सेस टू गोरखा सोल्जर्स, और लेटर फॉर्म गोरखा रेजिमेंट, यहीं से बनी थी। तो अब यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेथ कब हुई थी, 1800 में, वेलोर मिटिनी, ठीक है। सबसे पहले 2 हो गए, वेलोर मिटिनी 1806 में, देन फाइनली 1816, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 2 1800, देन 2 हो जाएगा सबसे पहले, देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1805 रिकॉल ऑफ वेल्सिली 2, देन 3 एंड देन 1 एंड देन फाइनली 4। आंसर हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका रिवोल्ट, बरेली रिवोल्ट, मालाबार रिवोल्ट एंड सिलहट रिवोल्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी टफ है, अभी तक एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं देखा जो इजी हो, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने टफ देखे, मैं मॉडरेट नहीं कहूंगा इस लेवल को भी। अगर आगे क्वेश्चन थोड़े से कुछ क्वेश्चन इजी देख के मुझे मॉडरेट लगा, तभी मॉडरेट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको उन्होंने काफी और डिटेल में पढ़ा होता है, उन्हें पता रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में है ना, मैं इजी क्यों, इस क्वेश्चन को टफ है लेकिन मुझे पता है पाइका में है ना जगत बंधु है, बस इतना पता है और आंसर आ गया। ए में एक ही 4 था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन मतलब कई क्वेश्चंस में छोटी छोटी ट्रिक्स थी, जैसे इससे पहले वाले ये टफ था देखो, लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सॉफ्ट स्टेटमेंट से कर सकते थे बट आंसर डाउटफुल था। ये पीवाईक्यू से था, इसलिए किसी को पता रहता है, लोगों को लोग कर देते हैं। देन एसोसिएशंस लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ये क्वेश्चन टफ, देखो एक ऐसा था जो इम्पॉसिबल था एग्जाम में सॉल्व करना, ये वाला, ये बहुत टफ था, इम्पॉसिबल सा था। देन ये थोड़ा डाउटफुल था, शिवाजी वाला। देन ये भी बहुत टफ था, 2 क्वेश्चन अब तक एकदम ऐसे एक्सट्रीम टफेस्ट थे। देन देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें ए का 4 सबको पता रहता है और यहीं से आंसर हो जाता है इसका। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो बरेली यूपी में है, नहीं पता, लेकिन सिलहट कुछ मुस्लिम से रिलेटेड रिवोल्ट है, समझ रहे हैं, कुछ मुस्लिम से रिलेटेड होगा। या मालाबार, मालाबार रिवोल्ट तो सबको पता है, मालाबार रिवोल्ट किस लिए हुआ था, जो रीजन मालाबार रीजन था वहां पर। बरेली रिवोल्ट बी में 3 है, मुफ्ती मोहम्मद ऐजौर, बरेली में भी कुछ वो कौन सा था, अवध किंगडम से रिलेटेड कुछ, मतलब सोचेंगे। लेकिन ए का 4 जगत बंधु विद्या
विद्याधर ये सबको पता रहता है, महाराष्ट्र नाम है, और पाइका महाराष्ट्र पुणे का पास था, वहां पे रिवोल्ट हुआ था। अब देखो इसकी थ्योरी मैंने एक साथ डाल दिए। देखो पाइका रिवेलियन 1817 में हुआ था, उड़ीसा। बख्शी, हाँ बख्शी, देखो ये न्यूज में भी था गाइस, न्यूज में था लास्ट ईयर, मेरे को याद आ रहा है, मैंने न्यूज पढ़ी थी। बख्शी, जगत बंधु, ये लोग जो थे राजा के, वो थे, इनको पेमेंट मिलती थी, बट ड्यू टू ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाइकास, उनकी जो रिवेन्यू था वो लॉस हो गया था, और जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था, ट्राइबल प्लस फ्यूडल रिवॉल्ट। ठीक है। पाइकास जो थे वो मिलिट्री क्लास थे, और जब ब्रिटिश ने अपना वहाँ पे लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लाई, और जब इनको लैंड से डिस्प्लेस किया, तो इनका रिवेन्यू कम हो गया, और इनको फिर फाइनली रिबेलियन करना पड़ा। तो ये उड़ीसा रीजन में हुआ था गाइस, जगत बंधु। ठीक है। देन बरेली रिवोल्ट, बरेली रोहिलखंड में हुआ था, खान बहादुर खान, लेटर इन 1857 में हुआ था, ये तो पता सुना होगा। अर्लियर रोहिला लीडर्स, ये रीजन क्या है, लोकल मुस्लिम रिवोल्ट था ये, और लोकल मुस्लिम रिवोल्ट था, ब्रिटिश जुडिशियल रिवेन्यू पॉलिसीज, यही सब है, रिवेन्यू पॉलिसीज, रोहिला मुस्लिम में डिसकंटेंट। देन मालाबार, अली मुसलियार एंड वरिया कुनात हाजी, अजीब सा नाम है, मालाबार। ये मापिला पीजेंट्स जो थे वो रिवोल्ट किए थे, ब्रिटिश रिप्रेशन बहुत फास्ट हुआ था। देन फाइनली सिलहट, बांग्लादेश में है, लोकल बंगाली पीजेंट्स ने किया था रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेसिव रिवेन्यू सिस्टम्स इम्पोज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें बस पहला ही पाइका आपको पता होता और आप आंसर मान लेते जगत बंधु है। ये मेरे को भी पता था, इसलिए देखते ही मैं समझ गया कि ये हो सकता था। बाकी नाम कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको। ठीक है, लेकिन अब आप याद कर सकते हैं कि जो पाइका है उसका 4 है। देन सिलहट, सिलहट जो था बांग्लादेश रीजन में है, बांग्ला। देन उसका क्या है, राधाराम। देन मालाबार, एक साथ लिख दूंगा तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। मालाबार रिवोल्ट सी में 1 है, ये ऐसे याद कर लिए। कुंगन, ई कुंगन। ठीक है। देन बरेली, बरेली को कैसे याद कर सकते हैं हम, बी। इसमें क्या है, मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद एमएमए करके याद कर सकते हैं। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद एवाज। बट आप पाइका को याद रखिए जगबंधु, ये इंपॉर्टेंट है, जगबंधु विद्याधर महापात्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सारे टफ आए। बैरम खान, ये थोड़ा इजी था। कह रहा है कि अकबर गेव द टाइटल खाने खान, सही है, पीवाईक्यूज में भी है। और टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर, मतलब जब वजीर बनाया था तब नहीं दिया गया था। हाँ सही है, मतलब ये गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब ये वजीर बनाया था तभी तो इसको टाइटल दिया गया होगा, ऐसे ही थोड़ी देंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये इजी क्वेश्चन था, पीवाईक्यू बेस्ड था। ठीक है, ये इसलिए मैंने ज्यादा इसके बारे में रेफरेंस डाला नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी। देखो कह रहा है विद रेफरेंस टू जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। कह रहा है जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सही है। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को अपोस्ट किया था क्योंकि दे ऑल्सो वांटेड कि नॉन ब्राह्मण्स को जैसे बाकी कम्युनिटीज को स्पेशल इलेक्टोरेट दिया जा रहा था, जैसे मुस्लिम को स्पेशल इलेक्टोरेट दिया गया था, तो वो भी मानते थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिले। इट क्लेम्ड सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स गिव टू मुस्लिम। कम्युनल जो मुस्लिम को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था, दे ऑल्सो वांटेड दिस। तो इसलिए इसका ये भी सही है दोनों से। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक पीवाईक्यू में है, देखो जस्टिस पार्टी से रिलेटेड 2017 सीडीएस का है। देखो अरिहंत की एक बुक आती है सीडीएस की, जिसमें आपको 2008 से लेकर के 23-24 तक मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। उस किताब को आप खरीद लीजिए और एग्जाम से पहले उसको लगा लीजिए। और साथ के साथ जो मैं बता रहा हूँ, मैं काफी ईयर के क्वेश्चंस को एक साथ रिलेट करता हूँ टॉपिक वाइज, तो आप मेरी वीडियो साथ के साथ देखते रहिए। देखिए, इट क्लेमर्ड द सेम काइंड ऑफ, जस्टिस पार्टी देखो सिमिलर क्वेश्चन, इट क्लेमर्ड फॉर सेम काइंड ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज ग्रांटेड टू मुस्लिम्स, यही स्टेटमेंट है। देखो, it clamored the same kind of representation for non-Brahmins as Mirlo-Monty reforms to Muslims. सेम ही हो गया ना, मिर्लो-मोंटी रिफॉर्म्स। देन इट पैटर्नाइज्ड मेनली बाय रिचर लैंडलॉर्ड्स एंड अर्बन मिडिल क्लास नॉन ब्राह्मण्स, पहले भी नॉन ब्राह्मण्स की बात कर रहे थे, थर्ड स्टेटमेंट में भी नॉन ब्राह्मण्स है। इट सक्सीडेड इन गेटिंग 28 रिजर्व सीट्स फॉर नॉन ब्राह्मण्स,
इन मॉन्टियागो चेम्सफोर्ड। देखो सेपरेट नहीं मिला लेकिन रिजर्व मिल गया। देन इट सपोर्टेड द कॉल, कांग्रेस को सपोर्ट किया था नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, कांग्रेस के अगेंस्ट थे। और जो जस्टिस पार्टी के नायर, टीएम नायर, त्यागराज चेट्टी एंड मोडिलियार, इन्होंने बनाई थी 1916 में। ठीक है, जस्टिस न्यूज़पेपर था इसलिए इसका नाम जस्टिस पार्टी पड़ा था। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सेम टू सेम उसमें मिल गया है। और ये कांग्रेस को इसमें लिख रहा है, ये कांग्रेस के अपोज कर रहे थे, और उसमें लिख रहा है कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, कांग्रेस के अपोज थे इसलिए ए। तो गाइस ये भी टफ क्वेश्चन है, वर्कर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, टफ है, सॉरी बार बार। ठीक है, टफ क्वेश्चन है गाइस, वर्कर पार्टी वाला, क्योंकि ये भी आपको कहीं पीवाईक्यू में नहीं मिलेगा, और ये जनरली नॉर्मल बुक्स में भी नहीं। कह रहा वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927 एंड वाज गिवन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। देखो यही कह रहा है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया, और 1925 में हुई थी, तो इसलिए ये गलत है। और इम्पॉसिबल है एग्जाम में क्वेश्चन करना था। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी इज टू वर्क विद कांग्रेस सो दैट इट कुड मेड अ मोर रिवॉल्यूशन इन क्लाइंट पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये सही लग रहा है, बट आंसर इसका डी है। ये वो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1925 में था, इतना बहुत टफ हो जाएगा। इसकी मैंने थ्योरी डाल दिया, पढ़ लेना कि 1925 में कम्युनिस्ट ओरिएंटेड था ये, वर्कर्स एंड पीजेंट्स एंटी इंपीरियलिज्म प्रमोट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए था। ये सीपीआई फ्रंटल फंक्शन एज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीआई। देन ट्रेड यूनियंस ये सब लेबर स्ट्राइक्स कर रहा था, वर्कड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट आइडिया के लिए, प्लेड अ मेजर रोल इन, ये पढ़ा होगा आपने, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे, डांगी, जोशी, अहमद, ये तीनों को याद रखिए, ये कम्युनिस्ट थे, डांगी, अहमद, जोशी, और एक जोगलेकर। ये 1929 में बैन कर दी गई थी। ये पीवाईक्यू है, सीएसई का एक क्वेश्चन है, इसमें 1929 में इसे बैन कर दिया जाता है क्रैकडाउन ऑफ कम्युनिस्ट की वजह से, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। 1932 में पीसी जोशी थे इसमें, वो जेल में गए थे, 1932 में वापस आए थे, तब तक ये पार्टी खत्म हो चुकी थी। मैनी ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड वर मूवमेंट्स एक्टिविटी सप्रेस्ड की गई। इसको इसी इसी मूवमेंट की वजह से मेरठ कॉन्स्पिरेसी, इसमें जो आइंस्टाइन थे और बड़े बड़े जो वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज थी, सबने क्रिटिसाइज किया था इसको, कि कम्युनिस्ट को जो बंद किया गया था। ठीक है, तो ये भी टफ क्वेश्चन था गाइस, और इसका आंसर बी है, डी है सॉरी, ओनली टू, ओनली टू। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पहली बार आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे भी नहीं ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, बस ये सोच लीजिए कि जो वर्कर पीजेंट्स पार्टी है वो कम्युनिस्ट से है, डांगी वांगी उसके लीडर्स थे, 1925 में बनी थी। ठीक है, उसको बैन कर दिया गया था 1929 में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है, इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। देखो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहुंच गया, ये भी जिसको पता है, वरना ये क्वेश्चन भी बहुत टफ हो जाएगा। इसमें जो पेशवास थे उनका ऑर्डर पूछा है। देखो जिसने बाजीराव मस्तानी देखी है उसको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ, कि बालाजी पहले, सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आए थे बालाजी बाजीराव। देखो बालाजी थे, और बालाजी के बेटे ही थे बाजीराव, तो उस मूवी में थोड़ा सा ऐसा ही दिखाया है। इसके बाद ये, तो इसलिए कर सकते थे, फिर नारायण राव, लास्ट में रघुनाथ राव। देखो ये और ये आप पढ़ेंगे आपने, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ वडगांव, सूरत, वडगांव, ये सब ट्रीटी पढ़ी होंगी ना, पुरंदर, पुरंदर, और एक और है, ये चार ट्रीटी हुई थी जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार हुआ था, तो उस समय नारायण राव रघुनाथ राव का चल रहा था कि रघुनाथ राव अंकल ऑफ नारायण राव गॉट हिम किल्ड, समथिंग लाइक दैट हुआ था। तो इसका आंसर 423, पहले सबसे पहले ये बने थे, देन बाजीराव, एंड देन नारायण राव, एंड देन फाइनली रघुनाथ राव। देखो मैंने लिख दिया, फर्स्ट पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से 20 के बीच में, देन बाजीराव सन ऑफ बालाजी बाजीराव, नाना साहेब बोलते थे इन्हें, सन ऑफ बाजीराव वन। देखो बाजीराव पढ़ा है ना हमने, बाजीराव, बालाजी का राव, बाजीराव मस्तानी वाला बालाजी बाजीराव, और देन उसका ही बेटा था बाजीराव वन, पेशवा फ्रॉम 40 से 61, देन नारायण राव 72, assassinated by his uncle of Narayan Rao, tried to become Peshwa after Narayan Rao death, not officially recognized। ये ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, ये सारी वडगांव उस समय हुई थी सारी, एंड देन फाइनली जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद जो ट्रीटी हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, 1781 में हुई थी शायद वो ट्रीटी, 1781 के आसपास, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, देन देखो ये क्वेश्चन इजी था, इजी कहूंगा इसको, सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं सारी,
कह रहा है कि रेफरेंस है न्यूमरस रिवर पोर्ट्स, पोर्ट्स तो थे ही एंशिएंट इंडिया में। देयर वर लार्ज एंट्रीपोर्ट्स थे जहाँ पे रुक के फीलिंग रिफ्यूलिंग ऐसा टाइप का जो होता था, जहाँ पे वो सब सामान वामान लेते थे वो लोग। तो ये तो सही है गाइस, ये आंसर है इसका, बोथ 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे मैं अभी मैंने नोट्स नहीं खोले अपने मेरी। अब एंशियंट हिस्ट्री है मेरी, एंशियंट हिस्ट्री 2 आवर्स वाली एक वीडियो है मेरी, उसको आप देखिएगा। 2 घंटे मैंने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कराई है, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी को सब रिवीजन करवाया एक तरह से। तो आप उस वीडियो को देखिए। फिर जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वही वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, प्रेफिनिटी, ठीक है, प्रेफिनिटी, और उसका लिंक है ये रहा, ठीक है। यहाँ आप जाइए, आपको वो नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स को 3-4 बार पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखिए, 2 दिन के अंदर आप एंशियंट हिस्ट्री में परफेक्ट हो जाएंगे। और दुनिया भर की जो लोग कोचिंग लगा लेते हैं, दुनिया भर के क्लासेस करके भी एंशियंट हिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हेमंत सेन आए थे, ये सेना डायनेस्टी है गाइस, बंगाल में थी, बंगाल की सेना डायनेस्टी। उसमें मैंने ना अपने नोट्स में से 4 रूलर्स लिख रखे। ये क्वेश्चन तो अब आया, मैंने बहुत पहले ही लिखा था वो। देखो हेमंत सेन, देन विजय सेन, देन बल्लाड़ सेन, लास्ट में लक्ष्मण सेन, और उसके बाद विशा विश्वरूपा सेन, और केशव सेन भी बोलते थे इसे। तो यही ऑर्डर पूछा, देखो सबसे पहले हेमंत सेन होगा 3, देन उसके बाद विजय सेन 4, देन लोगों को लक्ष्मण सेन के बारे में पता रहता है, लेकिन लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में है इन चारों में। सोचो, एच एच है, HVBL, ठीक है, कुछ ट्रिक बना लीजिए निमोनिक्स, HVBL करके है। हाई वोल्टेज बल्लाड़, बल्लाड़ देव था ना उसमें, बाहुबली में, तो हाई वोल्टेज बल्लाड़ एंड लक्ष्मण, लास्ट में लक्ष्मण है, हाई वोल्टेज बल्लाड़ लक्ष्मण, ठीक है। तो इसको कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, ये ईयर दे दिए, अराउंड ये 11th सेंचुरी की डायनेस्टी थी, 1070 से स्टार्ट हुए थे सेना डायनेस्टी। इनिशियली ये पाला के फिड्यूशरीज थे। पाला, देखो पाला का फाउंडर कौन था, गोपाला, ऐसे ही याद रहता है, पाला मतलब गोपाला, समझ गए, धर्मपाला। उसके बाद जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में काफी डोनेशंस वगैरह फाउंड थे। देन विजय सेन, देन बल्लाड़ सेन, पढ़िएगा इसको, ठीक है गाइस। मैं मेडिवियल की भी एक 2 आवर्स की वीडियो लाऊंगा, मेडिवियल की 2 आवर्स, और मॉडर्न की भी, ठीक है, सॉरी गाइस, मॉडर्न की भी 2 आवर्स की वीडियो लाऊंगा, मेडिवियल, मॉडर्न, और एक आर्ट एंड कल्चर। मतलब 8-10 घंटे में कोशिश करूंगा कि पूरी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल, मॉडर्न सब खत्म हो जाए। फिर एक 3-4 घंटे की पॉलिटी की वीडियो। एक मैंने नोट्स देखे हैं, मेरे पे बहुत अच्छे नोट्स हैं उसके, जिसमें उसकी बहुत समरी है, उसको मैं देख रहा हूँ कोई इसका ओनर है या नहीं है, क्योंकि उसमें शायद कहीं कोई किसी ओनर के होंगे, तो देखता हूँ। अगर नॉन ऐसे ही फ्रीली विजिबल है उसको, तो मैं ऐसे ही जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस उसको यूज करेंगे। अब देखो, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, देयर वाज नो देखो, टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, तभी तो। अगर सारे लीडर्स पॉलिटिकल राजपूत अलग थे, देन वो अलग थे, सारे राजपूत में ही कोई यूनिटी नहीं थी, तो इसलिए टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ था। तो ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। और इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा गाइस, टर्किश में जितने भी और भी मुस्लिम इन्वेजन, सारे बहुत सारे इन्वेजन सक्सेसफुल हुए, वो इसलिए क्योंकि यूनिटी नहीं थी बस। देन गाइस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सिविल सर्विसेज का PYQ है, 2024 में भी आया है, और भी कई ईयर्स में आया है पहले भी, एग्जैक्ट कुछ कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स। कह रहा है 1934 में बनी थी, हाँ। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइंट द पार्टी ड्यू टू सिंपैथी टू सोशलिज्म, हाँ, दोनों सही है गाइस। 1 सेकंड गाइस, 34 में बनी थी या 36 में, एक बार इसको देखना पड़ेगा गाइस, तब तक इसको देखते हैं। देखो, द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी in the national movement led to foundation of Congress Socialist Party in 1934 under the leadership of आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। तो सोशलिस्ट पार्टी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, ठीक है। देखो, ये तो CAPF 2021 का क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन नेशनल मूवमेंट लेड टू फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। यार ये तो सही लग रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा है 1936 जवाहरलाल नेहरू urged the Congress to accept socialism as its goal to bring itself closer to the peasantry and working class। दोनों सही लग रहे हैं, मतलब इसमें तो मुझे कुछ डाउट ही नहीं लग रहा है।
तो आंसर ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, कह रहा है 1934 में। यार इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है लेकिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन, अच्छा फॉर्मली ऐसा कुछ नहीं। देखो 1936 में इन्होंने बोला था, अर्ज किया था इन जवाहरलाल नेहरू अर्ज कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स कोर। तो आई विल से फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो फिर भी आंसर ए होना चाहिए। सो आई विल से इट इज डाउटफुल क्वेश्चन, डाउटफुल। स्टिल अगेन अनदर क्वेश्चन डाउटफुल। मतलब इस बार हिस्ट्री ऐसी आई है गाइस, मुझे तो हॉन्टिंग लग रही है एकदम, इतनी टफ एंड डिफिकल्ट। क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गाइस में 1934 में ही बनी थी। ये तो मैंने कई क्वेश्चंस कई पीवाईक्यूज में देखा है। इवन ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन में। ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। अब यार इससे ज्यादा और क्या दिखाएं, समझ रहा है। और समझ रहे हो दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करी थी, बट वो उसमें काफी इन्फ्लुएंस थे, तो कह सकते हैं कि फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये भी मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन हो गया। ये भी गाइस टफ है एकदम। मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर मैं हिस्ट्री का देख रहा हूँ। इतने टफ क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के कभी नहीं देखे। कह रहा है इन सबको अरेंज करना है, सिलेक्ट दी करेक्ट कोड क्रोनोलॉजिकल। मर्डर ऑफ अबुल फजल, शेख मुबारक, फैजी, देन दानियल। ये फजल और फैजी तो अकबर के टाइम के थे, बट स्टिल हमें कैसे पता होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो मैंने गूगल सर्च से निकाली है गाइस। गूगल सर्च बहुत मुश्किल से निकलता है, ये भी आसान नहीं था ये गूगल में एक एक चीज को ढूंढना। कह रहा है कि जो शेख मुबारक थे फादर थे, ये डेथ हुई थी 1593 में। फिर फैजी मरे थे 1595 में, एंड देन फजल मरे थे 1602, एंड देन फाइनली प्रिंस डानियल 1600, यंगेस्ट सन थे अकबर के 1605 में। जो अबुल फजल थे वो ऑर्डर्ड बाय प्रिंस सलीम लेटर जहांगीर, इन्होंने ऑर्डर किया था इनका। ये पोइट थे। फैजी अकबर कोर्ट के, इन्होंने काफी, फजल और फैजी दोनों। अबुल फजल ने अकबरनामा पे काफी 3 वॉल्यूम थी, और फैजी ने काफी ट्रांसलेशन वगैरह किया था। अकबर के 9 जेम्स थे उनमें से थे। तो सबसे पहले शेख जी है, एंड देन फैजी जी है, एंड देन फजल जी। तो सबसे पहले शेख 2, ये सबसे पहले है, देन फैजी 3, देन 1, एंड देन फाइनली 4। ये तो गाइज, मतलब किसी की डेथ के बारे में, डेथ ईयर कौन याद करता है। मैं यही कहूंगा कि ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। फजल और फैजी सबने सुना होगा कि हाँ, आप रिलेट किया जा सकता है, बट ये कभी रिपीट नहीं हुआ है। ये तो टफेस्ट हो गया, टफ भी नहीं कहूंगा, टफेस्ट क्वेश्चन हो गया। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट नहीं है गाइस। अगेन दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन गाइस, गुड क्वेश्चन। क्योंकि इसका भी आपको ज्यादा कोई पीवाईक्यू में कहीं पे मिलेगा नहीं, और ज्यादा किसी बुक में भी एकदम देखो। लिनलिथ गो अगस्त ऑफ 1940, ये सबको पता रहता है। अगस्त आया हुआ है तो अगस्त में ही आया होगा। क्रिप्स मिशन इसके बाद ही आया था, 42 में आया था गाइस, तभी इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स। ठीक है। अब रामगढ़ कांग्रेस सेशन देखो, ये 40s की बात है रामगढ़। और रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस लेटर्स वर्ल्ड वॉर 2 की बात है 90। ये सारी इवेंट आपने सुने होंगे। तो ये 4, देन इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है। देखो 4, 2, 3 और 3, 2, इन दोनों में से आपको डाउट हो सकता है। देखो ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे। कैसे 3 को सबसे पहले दिखा रहा है रामगढ़ सेशन, ये गलत है। और 1 को सबसे पहले दिखा रहा है, ये भी गलत है। तो आप, लेकिन आपको इन दोनों में डाउट होगा। आंसर इसका बी है कि 4 के बाद सबसे पहले ये, देन रामगढ़ सेशन हुआ था। रामगढ़ सेशन जो हुआ था गाइज, ये मार्च में हुआ था, और अगस्त ऑफर अगस्त में आया था, वो तो पता ही है। वैसे सोचते हैं हम जनरली कांग्रेस सेशन ईयर एंड में होते थे, तो इससे आप अगर लॉजिक लगाते तो आप निपट जाते एग्जाम में। तो इसका आंसर, ये भी टफ क्वेश्चन था। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ये इजी क्वेश्चन है एक अभी तक का। एक और इजी क्वेश्चन आया था इससे पहले, वो लॉजिक वाला जो आया था, टर्किश इन्वेजन वाला, और पोर्ट्स वाला भी इजी था। 2-3 क्वेश्चन इजी थे। देखो, फॉरेन ट्रेवलर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बोल रहा अयत सिंह, अलबरूनी, हुआनसांग। देखो अलबरूनी, ये आपको पता है अलबरूनी, उसके जब मोहम्मद गजनी और गजनवी उस टाइम के जो अटैक हुए थे, मतलब ये 1000 के बाद की, 1000 प्लस के। ठीक है।
हुआनसांग हर्षवर्धन एच लग रहा है, उससे बूटी ऑफ थानेसर वाली जो डायनेस्टी है 600 के आसपास लग रहा है। फाहिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये 300-400 के आसपास होगा। और आयत सिंह बाद में, देखो सबसे पहले सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए और वो एक ही ऑप्शन है। अलबरूनी लास्ट में ही आए थे, तो अलबरूनी की किताब ही है किताबुल हिंद, उन्होंने जो ये किताबुल हिंद लिखी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फाहिन चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो पुष्य बूटी ऑफ थानेसर डायनेस्टी, उसमें हर्षवर्धन है, हर्षचरिता उनके ऊपर किताब लिखी गई है बाणा भट्ट के द्वारा, वो वाली उन्होंने उनके टाइम पे आए थे। देन अलबरूनी बाद में आए थे और आयत सिंह 600 के आसपास ही आए थे, उसके बाद आए थे। मतलब सबसे पहले हुआन सांग के बाद आयत सिंह आए थे और फाहीन आए थे। ऐसे देखो, ये 3 चाइनीज ट्रेवलर के मैंने समरी दी है। फाहीन चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, 399, 314, 414। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, इनकी एक किताब है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकोकी फोकोकी फोक्योकी, ठीक है। हुआन सांग, ऐसे लग रहा है मैं भी चाइनीज बोल रहा हूँ। हुआन सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे गाइस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, सब बुद्धिस्ट के लिए आए थे। इनकी किताब है सी यू की, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सी यू की। देन आइट सांग, ये 670 के आसपास आए थे, ये 650 के आसपास याद रखिए, ठीक है। 630 से पोस्ट हर्षा, हर्षा के बाद के हैं विनय पिताका स्टडी करने के लिए, टेक्स्ट को लेने के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। तीनों बुद्धिस्ट के लिए आए थे। इंपॉर्टेंट किस टाइम पे आए थे, कौन उसके टाइम पे इंपॉर्टेंट रूलर, और देन ये बुक इनके द्वारा। देन आई विल से लास्ट क्वेश्चन, और आई विल से वन ऑफ दी, ये जो पेपर था कि वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर मैंने देखा अपने टाइम में हिस्ट्री का अभी तक। देखो, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज बनाया था उसने, चालीसा को खत्म किया था, सही है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, देखो ये चाहता था तभी सेंट्रलाइज बना रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। मतलब उनसे चाहता ही था कि मंगोल, कोई भी राजा चाहेगा कि मंगोल इन्वेजन ना हो, ये तो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है। हर कोई, इल्तुतमिश भी चाहता था, तुगलक भी चाहता था, एवरीवन वांटेड कि मंगोल इन्वेजन ना हो, सबने अवॉइड किया था। लास्ट में फिर वो तैमूर वैमूर आए थे लास्ट में, जब तुगलक के बाद, समझ रहे हैं। देन बलबन मेड इज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड, हाँ, चालीसा को खत्म किया था इसने। अब देखो बलबन के बारे में, ये तमिलनाडु एनसीईआरटी के टेक्स्ट है, तमिलनाडु एनसीईआरटी इनका टेक्स्ट है पूरा बलबन के बारे में। देखो, घियासुद्दीन बलबन हुआ नोन एज उलुग खान भी बोलते थे इसे, क्वेश्चन पूछ सकता है उलुग खान, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड, उलुग खान। सर्व्ड एज नायब रेजेंट ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद के नायब थे। ही ऑल्सो स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय मैरिंग हिज डॉटर, डॉटर किया था तो सुल्तान बलबन वाज ऑल पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही हैड टू फेस कुछ इश्यूज फेस करने। देखो, बलबन एक्सपीरियंस एज द रीजेंट मेड हिम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ, ये रीजेंट थे ना वहां पर, तो उसने दिल्ली सल्तनत की प्रॉब्लम समझी। ही नो द रियल थ्रेट टू द मोनार्क वाज नोबल्स द 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोबल द 40, इसको दूसरे पेन से भी, तो इसने चालीसा, मैं बोल रहा था ना, चालीसा को खत्म किया। 40 जो नोबल्स थे उनकी पावर बढ़ रही थी। ही कन्विंस दैट only by enhancing the power and authority of monarch could face the problems. According to the Balgan, the Sultan was God. Sultan was God's shadow on earth and the recipient was divine's grace. Sultan God है, ये मानता था, सजदा एंड पैबोज करता था। इंट्रोड्यूस रिग्रेस कोड डिसिप्लिन, न्यू कस्टम ऑफ प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग सुल्तान फिट्स, है ना, सजदा, इसको बोलते हैं सजदा। ही इंट्रोड्यूस द पर्सन फेस्टिवल नौरोज, नौरोज को इंट्रोड्यूस किया था इसने, जो नौरोज, जो सुबह सुबह राजा को देखना, झरोका दर्शन टाइप का। ही स्टूड फोर्थ एज ए चैंपियन ऑफ टर्किश मोबिलिटी, ठीक है। He did not share power with other nobles. Indian Muslim were not given important in the post government. He appointed spies. जो spies थे वो इसने अपॉइंट किए थे। Then Balban was determined to break the power of 40, वही टर्किश nobles बोलते थे इन्हें। He spared most obedient nobles को छोड़ दिया था, eliminated all other by fear of or foul means. मलिक बख, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मलिक बकबक, बकबक बहुत करता था। मलिक बकबर द गवर्नर ऑफ बदौल was publicly flogged for his cruelty towards his servant. Haibat Khan, the governor of Oudh, also punished for killing a man who was drunk. Sher Khan, the governor of Bhatinda, ये सारे important word हैं guys, फिर पूछेंगे कहाँ से आ गया। Instead of expanding his kingdom, Balban paid more attention to restoration of law and order. He established separate military department, Diwan-e-Arj,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ज पूछते हैं, रिकॉग्नाइज द आर्मी, द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली वर ऑफन प्लंडर्ड बाय मेवातीस, बलबन टुक सीवियर एक्शन अगेंस्ट देम एंड प्रिवेंटेड सच रॉबरीज, अच्छा काम भी किया, मर्सीलेसली परस्यूड एंड पुट टू डेथ रॉबर्स के साथ, ठीक है। रोड्स वर बिकम सेफ फॉर ट्रेवल एज ए रीजन। टुगरील खान द गवर्नर ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट, ठीक है, पूछ सकता है टुगरील खान गवर्नर ऑफ बंगाल जो रिवोल्ट किया था इसके अगेंस्ट। देखो अभी नॉर्थ वेस्ट मंगोल्स रीअपियर एंड बर्बर सेट हिज सन प्रिंस महमूद अगेंस्ट देम बट द प्रिंस वाज किल्ड इन द बैटल, इसका बेटा मर गया था प्रिंस महमूद, एंड इट वाज मोरल ब्लो टू सुल्तान, बलबन डाइड इतना, एंड ही वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, आर्किटेक्ट भी था दिल्ली सल्तनत को बिल्ड किया था उसने, ही वाज नॉट, ही कुड नॉट फुली सेफगार्ड द मंगोल इन्वेजन, फुली नहीं कर पाए थे लेकिन कोशिश करी थी। व्हेन बलबन डाइड वन ऑफ द ग्रैंडसन कियाकुबाद वाज मेड सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है। एंड आफ्टर 4 years ऑफ इनकॉम्पिटेंट रूल जलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द throne, ठीक है। तो ये मैंने बलबन का पूरा एक पैराग्राफ उठा लिया वहां से, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स थे, कुछ कुछ जो लोकल रूलर्स थे ये वाले, याद मलिक, ये शेर खान, दीवाने अर्ज, देन रॉबर्स जो थे उनको काफ़ी सीवियर पनिशमेंट मिली गई थी, एंड टुगरील खान जो काफ़ी वो किया था, इसका प्रिंस महमूद मंगोल इन्वेजन में डाइड, एंड देन कियाकुबाद, जलाउद्दीन खिलजी तो आप पढ़ते ही हैं। ही वांटेड बोला है, देखो ही वांटेड, ये नहीं कह रहा इसने किया। तो गाइज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट हम केपीएससी के री एग्जाम का क्वेश्चंस करेंगे, और ये भी गाइज मैं कहूँगा टफ, बहुत ही टफेस्ट पेपर है ये भी हिस्ट्री के हिसाब से। तो गाइज इतने टफ टफ क्वेश्चन हम हिस्ट्री कर रहे हैं क्योंकि अब यूपीएससी भी आप देखेंगे तो टफ ही पूछ रहा है, ईजी नहीं पूछ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, जब मैं केपीएससी की वीडियो भी बना दूंगा तो एक साथ गाइज ये पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप तब देख लीजिएगा, तब तक आप वीडियो का मजा लीजिएगा। वीडियो में सारे क्वेश्चंस हैं, पेपर डाउनलोड आपको साइट पे मिल ही जाएगा कहीं पे भी, उससे आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी मन करे आपका कर सकते हैं, एज पर योर विश, इट्स अ रिक्वेस्ट। फाइनली आई वांट टू से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आई होप कि सबका प्री क्लियर हो, ताकि मेंस की तैयारी हम लोग साथ में करेंगे। मैं आप लोगों की काफ़ी हेल्प करूंगा मेंस में, टॉपर्स के आंसर सबको क्लब करके एक ही जगह पे, जैसे एक ही टॉपिक के सोसाइटी के 100 टॉपर्स को आंसर्स दे दूंगा आपको, ऐसे ही करके दे दूंगा ताकि आप लोग एक साथ पढ़ के काफ़ी अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। मेरे पास सारे ऐसी सब्जेक्ट वाइज मैंने टॉपर्स के आंसर्स को क्लब कर रखा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।